बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी और प्रोग्राम है फैसला आपका। कराची में एमकेएम की हंडिया बीच चौराहे फूट रही है और मुख्तलिफ आवाज़ें हैं और इतना घुमसान का रन है कि कल भी मैंने ये कहा कि पता नहीं कि माले गनीमत किसके हाथ आएगा और किसके हाथ नहीं आएगा। बहरहाल अब सूरत हाल ये है कि गवर्नर साहब भी इस पूरी जंग में कूद पड़े हैं। आज एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने इल्ज़ामात के जवाब में दी जो कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने उनके ऊपर लगाए थे। हम थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड के लिए ज़रा सुनवाए देते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल साहब का शिकवा और जवाब शिकवा गवर्नर साहब का, ज़रा सुनिएगा। इसके लिए पैसा ही सब कुछ है, ये रिश्वतुल इबाद है। काबाजी मरूम का आर्टिकल है, संडे को छपता था। उस आर्टिकल में उसने लिखा था मुस्तफा कुदाल। दर्जनों प्रॉपर्टीज तो जो है वो लंदन में है, अबू धाबी में, कराची में, कनाडा में। ये कराची खोद रहा है, पैसा निकाल रहा है, गोल्ड निकाल रहा है, मलेशिया भेज रहा है और लंदन भेज रहा है। चुप छिनाल वाली हरकत है इसकी सारी। कभी भी ये सामने आकर वार नहीं करेगा। बेगैरत जो लोग होते हैं वो इसी तरह के काम करते हैं। इज्जत इनके लिए आनी जानी चीज है। कब इंतहाई घटिया, इंतहाई कमजर्फ, इंतहाई जहनी पस्ती का शिकार बाइपोलर शख्स समझता हूँ। तमाम शैतानी ताकतों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने वाला आदमी है, उसका नाम रिश्वतुल इबाद है। तमाम बल्दिया फैक्ट्री 300 इंसानों को जला के राख कर दिया गया। किसी भी मसलहत के तौर पे वाइटो लगा के किसी का भी नाम मिटाया गया हो GIT से, उसको वापस लिखें और किसी को ना बख्शें। पता, लेकिन एक आदमी रुक ही नहीं रहा साजिश करने से, मान ही नहीं रहा, बाज ही नहीं आ रहा, उसको फिर जो है वो डोज देनी चाहिए। सर मैंने उनको दावत दी है, यहाँ है, यहाँ हर चीज का इलाज है। यार मैं स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। सो ये तो वो सारी कहानी है जो कि हो रही है। बहुत ही अफसोसनाक है ये मामला। और ये भी कहा है कि साने 12 मई और साने बल्दिया और इसके साथ साथ हकीम सईद साहब का जो कत्ल है, गवर्नर साहब ने कहा उनके मुजरिमों को हम चौराहे में, बीच चौराहे पे लटकाएंगे। मसला क्या है, किस किस की लड़ाई है? क्या ये प्रॉक्सी वॉर है और किस किस के दरमियान है? कराची में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, इस पे भी बात करेंगे और धरने के हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सलीम मांडवीवाला साहब, सेनेटर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जनाब राना तनवीर हुसैन साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा, रुकन कौमी असम्बली और वफाकी वजीर हैं दिफाई पैदावार के, सर बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमें डॉक्टर आरिफ अलवी साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली कराची से। और 2 मिनट के लिए हम बात करते हैं अनीस एडवोकेट साहब से, क्योंकि अभी PSP ने ये कहा है कि हम रिस्पांस नहीं देंगे। बहरहाल हमने दोपहर में उनसे बात की थी, उनसे दोबारा राब्ता कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अनीस साहब। अनीस वालेकुम एडवोकेट साहब जी। सर ये जो बताइएगा कि जो गवर्नर साहब बोल रहे हैं उसमें उन्होंने 12 मई और बल्दिया और बहुत सारी बातें की। आपको क्या लगता है कि ये मामला वाकई किसी सिरे चढ़ेगा या इस जंग की वजह आपको क्या लगती है? हाँ, शुक्रिया आसमा। पहली बात तो ये कि अनीस कायम खानी भाई बल्दिया के मामलात में नहीं है, ना उस मामले के अंदर वो जेल में है, बल्कि अनीस कायम खानी भाई जो है वो डॉक्टर आसिम की जो केस है कि जिसमें दहशतगर्दों को इलाज मुआवजे के हवाले से जो मामलात बताए गए हैं FIR के अंदर, जिसमें अनीस कायम खानी भाई का नाम भी नहीं है, तो उसके अंदर है। नंबर 2 बात ये कि 12 मई की गवर्नर सिंह बात करते हैं। 12 मई को गवर्नर साहब क्या गवर्नर हाउस में चपरासी थे कि उनके इल्म में नहीं है ये कि 12 मई कैसे हुआ? गवर्नर हाउस में तो सारी मीटिंगें हुई हैं और जो इतने दर्जनों 50 लोग जो मारे गए और जो कंटेनर कराची शहर को बंद, गवर्नर साहब तो डायरेक्ट अल्ताफ हुसैन साहब से उस वक्त गवर्नर हाउस से भी राब्ते में थे और यहाँ पे मौजूद राब्ता कमेटी की बराह रास्त न सिर्फ मीटिंगें हेड कर रहे थे बल्कि ऑफिशियल मीटिंगें भी वो हेड कर रहे थे। तो गवर्नर साहब अपनी जिम्मेदारियों से बचने के बजाय अपने आप को इसका खुद वो जिम्मेदार हैं कि वो 12 मई कैसे हुआ, उनसे भी पूछा जाना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि बल्दिया का ताल्लुक, सानिया बल्दिया का ताल्लुक अनीस कायम खानी से नहीं है। आज उन्होंने कहा कि अगर कोई, उनका नाम JIT में आया और उन्होंने ये कहा कि अगर कोई उस पर व्हाइटनर लगा ले और उसको अपना नाम साफ कर दे तो उसको हम नहीं छोड़ेंगे, फिर भी हम उनको पकड़ेंगे। तो उनका इशारा क्लियरली अनीस कायम खानी साहब की तरफ है, नहीं? पहले तो ये कि गवर्नर साहब अब आप अपनी गवर्नरी बचा लें।
वो जिंदगी भर वो चापलूसियां करके और लोगों को सर्विसेज देकर अपने आप को मेंटेन करके रखते थे। अब उनका वास्ता, जब हम अल्ताफ हुसैन को बेनकाब कर सकते हैं, अल्ताफ हुसैन के हवारियों को बेनकाब कर सकते हैं, और अल्ताफ हुसैन से वाबस्ता जो शख्स अल्ताफ हुसैन को सपोर्ट करेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इंशाल्लाह हम उसको बेनकाब करेंगे। वो अपनी गवर्नर अपनी ख्वाहिशात पूरी कर लें, उनको वक्त आने पर उनको भी इल्म हो जाएगा कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये लफाजियां करने से असल में वो बौखलाहट का शिकार हैं। मुस्तफा कमाल, सैयद मुस्तफा कमाल ने जो बात की 2 दिन पहले, उससे उन पर लर्जा तारी है, खौफजदा है, चेहरे पे उनके वो साफ महसूस हो रहा है कि वो नहीं, मगर देखिए ये भी तो हो सकता है ना कि खुद उस वक्त मेयर थे मुस्तफा कमाल साहब, जब ये गवर्नर थे, एक ही पार्टी थी, एक तरह की अंडरस्टैंडिंग थी। तो ऐसा नहीं है कि वो बच जाएंगे, वो फंस जाएंगे तो आप बच जाएंगे। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, ये सूरत हाल होने वाली है। तो उसमें फिर क्या अपना हिस्सा आप लोग कबूल करेंगे या नहीं? उसका पहला हल तो यह है कि गवर्नर सिंध को फौरी तौर पे बरतरफ किया जाए और उसको कानून की गिरफ्त में लिया जाए और फिर तहकीकात हो तो सब पता चल जाएगा कि गवर्नर साहब का क्या किरदार रहा और बाकी दीगर का क्या किरदार रहा। ये ब्रिटिश सिटीजन है और किसकी एजेंडे पर काम करते हैं। इनके सब इल्म में है कि अल्ताफ हुसैन कब से रॉ का एजेंट है। इनके तमाम गवर्नर के अहम ओहदे का हलफ उठाने के बावजूद आईन पाकिस्तान का जब ये हलफ उठाते हैं तो उसकी तमाम सीक्रेसी और उनकी तमाम चीजों का वो हलफ उठाते हैं। लेकिन इनके जानने के बावजूद कि अल्ताफ हुसैन रॉ का एजेंट है, ये अल्ताफ हुसैन की आज तक सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? इस चीज को भी बेनकाब होना चाहिए, इस चीज की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अल्ताफ हुसैन को पैसे भेजने की, चाइना कटिंग की, जो कराची में नस्ल गारत गिरी हुई है, हमारा मुतालबा ठीक लेकिन अनीस साहब 1000 आदमी 10,000 आदमी जो जिम्मेदार हो उन सबको करार वाकई गवर्नर की गर्दन भी इसको देखिए। आप ये जो टाइमिंग है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस टाइमिंग के ऊपर आपको नहीं लगता 2 नवंबर से पहले कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये कोई आने वाली एस्टेब्लिशमेंट और जाने वाली एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा दिखाई देता है? क्या कनेक्शन, क्या इसका है कनेक्शन 2 नवंबर से? नहीं, एस्टेब्लिशमेंट के तो गवर्नर साहब आदमी है। हम एस्टेब्लिशमेंट के होते तो गवर्नर साहब की इतनी हिम्मत थी कि हमारे लिए एक लफ्ज भी बोल देते हैं। वो तो जो एस्टेब्लिशमेंट के करीब होता है उसके तलवे चाटने लग जाते हैं कि मैं अभी किस तरीके से गवर्नर ही बचाऊं। ठीक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अनीस एडवोकेट साहब बात कर रहे थे। मांडवीवाला साहब, आपका क्या तासुर है या आप ये जो कराची में हो रहा है, आप क्या समझते हैं इस वक्त ये क्यों हो रहा है? मतलब इस वक्त का क्या है, ये जो काफी अरसे से चल रहा है। लेकिन अब तो गवर्नर साहब भी, वो गवर्नर हैं, वफाक के नुमाइंदे हैं ना। मतलब MQM में एक इस वक्त फ्रेगमेंटेशन तो है, वो आपको भी नज़र आ रही है। और इस फ्रेगमेंटेशन, ये मेरे व्यू में तो ये और भी बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से अब गवर्नर की बात हो रही है, इस तरीके से दूसरे लोगों की भी बातें शुरू होंगी। तो कोई अनयूजुअल बात नहीं है। मतलब वो मैं भी सबको अनयूजुअल लग रही है कि जी मुस्तफ़ा कमाल साहब ने उनके बारे में बात कर दी। पहले गवर्नर खामोश रहते थे, सबके साथ ठीक थे, तो अभी अचानक वो उनके खिलाफ हो गए। मैं भी जो चीज़ें जिस तरीके से डेवलप हो रही हैं तो उनको भी शायद उसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है या उनकी बात की जा रही है। तो मेरी तो ये फीलिंग है कि सरप्राइजिंग नहीं है ये। आई एम नॉट सरप्राइज्ड अच्छा कि ये मुस्तफ़ा कमाल साहब ने इस मौके पे ये स्टेटमेंट दिया और क्यों दिया। तो ये तो आई थिंक और भी इस किस्म के स्टेटमेंट्स आएंगे और भी इस किस्म की, यानी अभी और सिचुएशन खराब होगी, अक्यूज किया जाएगा एक दूसरों को। क्योंकि जब ये फ्रेगमेंटेशन होती है ना कहीं भी, और मैं कहूँगा किसी भी पार्टी में होगी, तो ये चीज़ें तो डेवलप होंगी। और जब तक ये चीज़ें सेटल नहीं होंगी MQM में, ये आई थिंक बढ़ेंगी। ये बिफोर इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। कराची को नुकसान भी हो रहा है। अलवी साहब, आपका डॉक्टर साहब क्या इस पे तज्जिया है, जो कुछ हो रहा है कराची के अंदर और ग्रुप्स के बीच में, आपको क्या लगता है सर? देखिए आसमा, मैं ये जानता हूँ कि 25-30 साल से जो कुछ कराची में होता है वो कोई करता रहा है। अच्छा, MQM जब एक यूनाइटेड पार्टी थी तो ये मुसलसल ये कहती थी कि साजिश हो रही है हमारे खिलाफ। बिल्कुल। अगर बसें जलाई गई, अगर लोग कत्ल हुए हैं तो वो साजिश है हमारे खिलाफ। 12 मई को आपने खुल्ला देखा कि क्या हरकतें हुई और किस तरह से लाशें गिरी।
तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि सारे फरीकैन इस वक्त एक दूसरे का पोल खोल रहे हैं। अगर पोल नहीं खोल रहे तो कम से कम मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। मैं अनीस एडवोकेट साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि इसमें चंद लोग जिम्मेदार नहीं थे, बहुत लोग जिम्मेदार थे। इसमें अकेले अल्ताफ हुसैन वहां अगर हुक्म देते थे तो सैकड़ों हजारों लोग यहाँ पर इस लाइन पर लगे हुए थे। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि जो भी तहकीकाती एजेंसीज हैं, जो कुछ कहा गया गवर्नर के मुंह से कहा गया और निकला, दूसरे लोगों ने जो साबिक मेयर कराची के हैं वो कह रहे हैं चीजें, तो ये छोटे मुंह नहीं है, ये इसके ऊपर तहकीकात बहुत बड़ी बड़ी एलिगेशंस हैं और ये सारी वो एलिगेशंस हैं जो हम लगाते रहे हैं। जी हाँ, तो मगर हमारे मुंह से जो निकलती थी बात जी, वो तो एक फरीक निकलती थी ना कि भाई पॉलिटिकल फरीक है मिलके। बिल्कुल, अब तो खुद पार्टी के अंदर से ये सारी बातें बिल्कुल पढ़ना चाहता, मगर तहकीकात होनी चाहिए। अभी चौधरी निसार से भी लोग यही कह रहे हैं कि देखिए हर चीज के ऊपर वो बयान देते हैं, अब जो सिचुएशन बनी है उसके ऊपर उनका कोई बयान नहीं आ रहा और इतने संगीन इल्जामात हैं, क्या फेडरल गवर्नमेंट को इन्वेस्टिगेशंस नहीं करवानी चाहिए? बिल्कुल आसमा, दो चीज़ें हैं। एक तो इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट है जो किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ में होता है, या वो दड़े बांधते हैं या फ्रैक्शन आती है, फ्रेगमेंटेशन की जो बात की है मांडीवाला साहब ने, जब इस किस्म की लड़ाई होती है या ग्रुप्स बनते हैं या अलहदगी होती है तो उसमें फिर बेशुमार किस्म के इस किस्म के एलिगेशन आते हैं और कुछ चीज़ें एक्सपोज होती हैं, कुछ डिस्क्लोजर होते हैं। तो ये जो अभी जो कहते हैं कि जी एक दूसरे को पोल खोल रहे हैं, ये एक तो हमारे लिए तो मैं समझता हूँ बड़ी जो एक ऐसे लोग जो एमक्यूएम को हमेशा ये समझते थे कि ये एक कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल पार्टी है और इसके जो लीडर हैं वो भी कंट्रोवर्शियल एक पर्सनालिटी है या फिगर है, ये एक पाकिस्तान में फीलिंग सोच पाई जाती थी। तो मैं समझता हूँ उसको ये तकवीयत मिली है कि अब जब ये पोल खुल रहे हैं तो उससे एक पॉजिटिव ये बात है कि वो चीज़ एक जो लोग सोचते थे पाकिस्तानी के ये जमात का एक जो किरदार है कराची की स्पेशली पॉलिटिक्स में, या जिस तरह के वहाँ वाक़यात हो रहे हैं, जिस तरह अभी अलवी साहब ने कहा, तो उसको ये बहुत ही एक उस मुस्बत अंदाज से हम देखते हैं कि एक चीज़ सामने आई है जैसे वो चीज़ें सामने आ रही हैं। और ये बात भी ठीक है कि अगर गवर्नर, सिटिंग गवर्नर कोई बात करता है तो उस पर ज़रूर गौर फिक्र होना चाहिए और उसकी तहकीक उन्होंने कहा, उन्होंने अपनी तरफ से कहा है कि हम बीच चौराहे में लटकाएंगे, हम कहीं और उन्होंने जो मुस्तफा कमाल ने बातें की हैं वो नाज़म रहे हैं क्योंकि वो इन मामलात के, जिस तरह गवर्नर साहब भी वो किसी सूबे के जो बड़ी पोस्ट है उस पे हैं और मामलात अगर उनके हाथ से नहीं, कलम से नहीं, तो मामलात का पता होता है। तो मैं समझता हूँ ये एक ऐसी चीज़ है पॉलिटिकल साइड, ये परेशान कुन बात और है। दूसरी जो है वो वाक़यात के मुतल्लिक़ ज़रूर होना चाहिए। और लेकिन अफसोस की ये बात है कि जितनी भी तहकीकात आज तक हुई हैं, चाहे वो किसी लेवल पे भी हुई हैं, चाहे गवर्नमेंट लेवल पे हुई हैं या कोई और एजेंसियों ने की है या यूके की गवर्नमेंट में जिस तरह मामला सामने आए हैं, तो उसका कोई खातर खा, कोई मुस्बत, कोई रिजल्ट नहीं निकला। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ये जानते हुए भी कि हकीम सईद साहब का कत्ल का मसला है, ये जानते हुए भी 12 मई का वाकया है या मनी लॉन्ड्रिंग का वाकया है। मांडवी साहब वो बड़े हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं और बिजनेस टाइकून भी हैं, इनको कुछ पता भी है सारे मामलात का। तो सर तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें, मैं बदकिस्मती से कहूँगा कि किसी न किसी जगह कुछ चीजें पहुंचनी चाहिए, जिस तरह नहीं पहुंच पा रही। इसमें एस्टैब्लिशमेंट को लोग इल्जाम देते रहे, बिल्कुल मांडवीवाला साहब, इसको पाकिस्तान में तो लोग कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट, अब तो एक इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट जब कुछ साबित हुआ, लोग कह रहे हैं एक बैन अल-अक़वामी एस्टैब्लिशमेंट भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकती है। तो आपको कोई शक है? अच्छा, आप कह रहे हैं कि ऐसा है? नहीं, आपको कोई शक है? लोकल भी और बाहर वाले? बैन अल-अक़वामी अभी तो आपने मांडवीवाला से चले गए थे उनके पास, लेकिन बैन अल-अक़वामी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो आप किसको नहीं पता है कि एस्टैब्लिशमेंट है जो इंटरनेशनल लेवल पे जो काम कर रही होती है और जिसमें बहुत बड़ी ताकतों का अमल दखल है।
और वो काम करते हैं, और उनके जो प्रोग्राम होते हैं या उनकी ठीक प्लानिंग या पॉलिसी या एक प्रोग्राम प्लान करते हैं, उन पे काफ़ी हद तक अमल हो रहा होता है। ये सर मैं ब्रेक के बाद मानवीवाला साहब से पूछूंगी और आरिफ अलवी साहब से पूछूंगी, लेकिन ब्रेक के बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। धरना 2 तारीख को होने जा रहा है। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने बहुत बड़ा इल्जाम धरा है कि कुछ मदरसे के लोगों को ला के इस्लामाबाद पे कब्जे की कोशिश की जाएगी। उस इल्जाम समेत बाकी चीजों पे भी बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन। कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बहुत ही अहम केस की सुनवाई होने जा रही है पानामा लीक्स पे, जो कि अनवर ज़हीर जमाली साहब का बेंच है वो समाअत भी करेगा। आज शेख रशीद साहब ने बड़ी दिलचस्प बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर की जो लास्ट मुलाकात हुई है बिल्कुल अच्छे माहौल में नहीं हुई, और ख्वाजा साहब का कहना है कि मदरसे के स्टूडेंट्स लेके कब्जा किया जाएगा इमरान खान साहब की जानिब से। पहले तो सलीम साहब आपसे पूछती हूँ कि क्या आपको क्या लग रहा है 2 नवंबर को सूरत हाल किस हद तक खराब हो सकती है, और कराची का इसके साथ कोई कनेक्शन है? देखिए जी, जहाँ तक हमारी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू है वो तो बड़ा क्लियर है कि वी डोंट वांट टू इन्वॉल्व आवरसेल्व्स इन दिस काइंड ऑफ पॉलिटिक्स। तो वो तो हम दे चुके हैं, और वी फील कि हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर नहीं है। और जहाँ तक पीटीआई का डिसीजन है कि वो ये 2 तारीख को 2 नवंबर को करने जा रहे हैं, ये उनका आई थिंक अपना सोलो डिसीजन है। 2 को आपके खदशात क्या है? मेरे तो कोई खदशात नहीं है। आपको लगता है पीसफुल होगा? नहीं, लास्ट टाइम जैसे धरना हुआ था वही धरना होगा, वही होगा। लेकिन इस दफा ताहिर कादरी साहब नहीं है, इस दफा कादरी साहब नहीं है, तो यू नो पीटीआई विल हैव देयर ओन शो। तो बट आई डोंट नो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल दिस। ये क्या मतलब कितनी मासूमियत से कहा है ना सलीम साहब ने कि मुझे लगता है इसके मकासद क्या है। सही बात है। मैं तो लेकिन सवाल है अचीवेबल ना हो। नहीं, मैंने मासूमियत की बात नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरी कमेटी में कुछ लोगों ने ये कहा कि जी वो चेयरमैन एफबीआर के खिलाफ कि जी वो कोई सम लीडर हैज बीन सेइंग कि जी वो पैसे बाहर भेजते हैं तो उसके खिलाफ कोई रेजोल्यूशन पास करें। मैंने कहा जी आई डोंट नो हु इज दैट लीडर, या तो वो लीडर का नाम बोलें, बट ऐसे हवा में तो मैं कोई रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकता कमेटी में कि जी कौन दे रहे हैं आप। तो अब ऐसी बात है कि अगर मुझे किसी का ऑब्जेक्टिव नहीं पता कि जी धरने से क्या ऑब्जेक्टिव अचीव होने जा रहा है, तो फ्रैंकली स्पीकिंग आई डोंट नो। वैसे ये एक बड़ा अच्छा सवाल है डॉक्टर साहब के धरने से क्या अचीव होने जा रहा है। मसलन अगर हम हिस्ट्री देखें मियां साहब की, तो मियां साहब पे बड़ा दबाव था, 1999 में इस्तीफा नहीं दिया, उससे पहले भी बहुत सारी सिचुएशंस बनी, इस्तीफा नहीं दिया। तो अब भी अगर आपके धरने के बाद वो इस्तीफा नहीं देते तो क्या होगा? मैं समझता हूं कि मानवीवाला साहब से तो मैं ये कहूँगा कि अगर वो देखना चाहते हैं कि हमारी ख्वाहिश क्या है और क्या अचीव होना चाहिए, तो उनकी पार्टी भी जो चाहती है सवाए इसके कि वो स्ट्रीट्स पर नहीं है, मगर चाहती तो वो अकाउंटेबिलिटी थी। हम भी यही चाहते हैं। अगर वो समझते हैं कि इन्होंने बिल पास किया असेंबली में और मैं ये सवाल करूं कि उस बिल से क्या अचीव होने जा रहा है, तो इट विल बी रिडिकुलस। क्योंकि वो भी ये कहते रहे कि हम सड़कों पर आएंगे, वो भी कहते रहे कि बकरीद के बाद सड़कों पर आएंगे, उन्होंने भी कहा कि रमज़ान के बाद सड़कों पर आएंगे, अब भी उन्होंने कहा है कि दिसंबर 27 को आएंगे। तो क्या अचीव करना चाह रहे थे वो सड़क पर आकर? लिहाजा इट इज़ एन इशू जिसको ये बचना चाहते हो तो बच जाएं। दूसरी बात मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि राना तनवीर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही थी, और वो पूरे 2 मिनट अगर आप दोबारा नशर कर दें तो मुझे कोई इतराज़ नहीं होगा, क्योंकि मुझे पूरा इत्तेफाक है। उन्होंने ये कहा, फरमाया कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में किसी चीज़ की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, और बड़े अफसोस के साथ, और बिल्कुल सही फरमाया। बात वो कराची के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे थे, मगर उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सारे मामलात की पाकिस्तान की तारीख में कोई तहकीकात नहीं होती हैं, सारी चीज़ें, अब मैं अपना इजाफा कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें दफन हो जाती हैं। और पनामा लीक्स के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ यही था कि तहकीकात होनी चाहिए। 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, राना साहब के भाई साहब मेरे साथ कमेटी में, पब्लिक अकाउंट कमेटी में, एक एक एजेंसी को बुलाकर हमने पूछ लिया। नैब वालों को, चेयरमैन को बुलाकर पूछा कि तुमने कोई चीज सोची है? कहने लगे कि नहीं। क्यों नहीं सोचा आपने?
आपने कोई कमेटी की मीटिंग बुलाई है इसके ऊपर? कहने लगे नहीं। तो ये तो तहकीकात का तो मुतालबा पीपल्स पार्टी अब भी कर रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इस धरने का पर्पस समझ नहीं आ रहा कि इसकी अचीवमेंट क्या होगी। आप ये बताइए कि बिलावल साहब ने देखिए, इनका जवाब तो इनके लीडर देंगे ना। बिलावल साहब ने कहा कि 27 दिसंबर को हम सड़क पर आ जाएंगे, इन्होंने कहा कि बकरीद के बाद हम सड़क पर आ जाएंगे। तो किस काम के लिए कर रहे थे वो? सही। अच्छा, ये मेरा आर्गुमेंट और इनके आर्गुमेंट में फर्क ये है कि ये मेरी तरफ कह रहे हैं, मैं बता दूं अब मैं क्या चाहता हूं। जी, मैं आप पे आती हूँ सर। सलीम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। सर, मैं आपके जो आप चाहते हैं उसके ऊपर मैं आती हूँ, लेकिन आप कुछ कहना चाह रहे हैं। 27 को लॉन्ग मार्च का ऐलान अभी नहीं हुआ। मैं अलवी साहब ये कह रहा हूँ कि हम भी वही करना चाह रहे हैं जो आप करना चाह रहे हैं। तरीका कार थोड़ा फर्क है मेरा ख्याल, और कोई बात नहीं है। Exactly. मगर आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड, यू हैव हैड वन धरना ऑलरेडी, ओके, एंड दैट धरना डिड नॉट, वी डिड नॉट अचीव एनी substantial result out of that dharna. Now again you are going for a dharna. What exactly are we going? Are we going for Prime Minister's resignation? Are we going for Panama Leaks accountability? Are we going for, there should be any specific goal of this dharna or this rally or this street protest और जो भी आप करने जा रहे हैं, एक मकसद क्या है उसका? मुझे कोई, I mean we at least we are not clear. That is why I am saying all this. अच्छा, मैं डॉक्टर साहब, मैं आपके पास इस पॉइंट पे आऊंगी कि ऑब्जेक्टिव जो है वो अगर अचीव नहीं होता, इस्तीफा नहीं होता, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, तो आपके पास ऑप्शन क्या होगा? राना साहब, क्यों ये नौबत आई है कि 2 नवंबर को इस्लामाबाद को लॉकडाउन करें? क्यों ये हुआ है सारा कुछ? देखिए बात ये है कि लॉकडाउन डॉक्टर साहब मैं आती हूँ। हाँ, आपके बात ये है कि ये जो मानीवाला साहब ने बात की या अलवी साहब जज्बाती बातें कर रहे हैं, तरीक़ेकार की बात हो रही है। जहाँ तक एक इन्होंने स्पेसिफिक बात की, वो तो चलो कराची की बात हो रही कि वहाँ MQM की जो जितनी इंक्वायरीज हुई हैं, जितना भी जो सिलसिला चला है मनी लॉन्ड्रिंग का, जो सारा वो बात हो रही थी। लेकिन जो स्पेसिफिक बात आप कर रहे हैं पनामा की, पनामा पे किसने कहा कि इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? इंक्वायरी के लिए सारा कुछ किया, TORs बनाए, रेफरेंस इन्होंने कहा कि जी चीफ जस्टिस को भेजे, चीफ जस्टिस को भेजा। वो अगर बात हुई कि जी ऐसे और ज़्यादा TORs बनाए, TORs के लिए कमेटी बनी। लेकिन मैं ना मानूं वाली एक जो रट है उस पर चल रहे हैं और उस पर जाके ये खाम खा एक चीज़ को उलझा रहे हैं। और उसका मकसद क्या है जो ये बात कर रहे हैं कि क्या इससे अचीव करना है, स्वाय इसके कि एक इसको तकरीब कारी प्रोग्राम कह लें, या इसको आप कोई सिस्टम को ख़राब करने वाली बात कह रहे हैं। आपको लगता है कि तकरीब कारी का खदशा है? तकरीब कारी, मैं ज़हनी तकरीब कारी की बात कर रहा हूँ। ज़हनी का भी आप ज़हनी तकरीब कारी मतलब कि एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल और ऐसी एक्टिविटी करना जिसका हम बंद कर देंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल है, किस तरह अगर ऑफिस बंद, देखे ना, एहतजाज करना बिल्कुल हक है, लेकिन एहतजाज एक लिमिट्स में होता है। ये तो नहीं होता कि आप दफ्तर बंद कर दें, हम इस्लामाबाद को जिस तरह सुल्तान राय की बढ़ गया हम बंद कर देंगे, हम ये कर देंगे, इस्लामाबाद कोई दफ्तर नहीं जा सकेगा, हम इलेक्शन कमीशन को बंद करेंगे, हम FIA को बंद करेंगे, हम फलां को बंद करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो अच्छी पॉलिटिक्स है या एक जमहूरी रवायात है या तरीक़ेकार है, उसके ये जो कर रहे हैं उससे ये मैच चीज़ें नहीं। अच्छा, लेकिन रन साहब, जमहूरी रवायात तो ये भी है ना कि इन्वेस्टिगेशंस हो जाती है। तो इन्वेस्टिगेशन किसने कहा इन्वेस्टिगेशन ना हो? आपकी वजह से हुआ ना सर, जो मामला पार्लियामेंट से निकला वो यहाँ से बात सुने। आप एक चीज़ एक सामने आई, लेकिन आप डिक्टेशन तो नहीं दे सकते कि किसी जस्टिस या किसी जज को दे सकते हैं, ना किसी अदारे को दे सकते हैं, ना किसी इंडिविजुअल को डिक्टेशन दे सकते हैं। आप एक टर्म है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन से बात कौन रहा है? एक चीजों को उलझाया जा रहा है कि खराबी पैदा हो, उसका ये मकसद नहीं कि उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन हो। खराबी पैदा हो, खराबी मुल्क के अंदर आपके ख्याल में अनारकी की सूरत हाल है। ये जो चीजें हो रही हैं, जिस तरह का लहजा अख्तियार किया जा रहा है, जिस तरह की गुफ्तगू हो रही है, आप मुझे ये बताएं किसी दुनिया के किसी मुल्क में इस तरह स्पीचेस जरा निकाल लेना। ये कोई भी, जिस तरह अभी अब हम ब्रेक में बात कर रहे थे स्टार्ट होने से पहले, कोई ये लैंग्वेज किसी इस किस्म जो अपने प्राइम मिनिस्टर में डुगडुगी की बात, डुगडुगी और डाकू कहना, चोर, गालियां देना, गालियां मतलब आप सुनते हैं लफ्ज, वो मेरी तो जुबान में भी नहीं आ रहा है जो लफ्ज कहे जाते हैं तकरीरों में, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में। वैसे डॉक्टर साहब, ये मसला तो है, चीजों को बेहतर करना चाहिए और चीजों को
एक कुछ ऐसा तरीकाकार होना चाहिए आसमा, जी। जैसे कोई अचीव मैं आप इस कर तरीके सके। कार पे पॉलिटिक्स आती में हूँ, होता क्या है? क्योंकि हमारी आप हमें एक ऐसी चीज करते सर, हैं इख्तिलाफ है कि जिसमें गवर्नमेंट कुछ करना चाह रही है, सलाह हमने मशवरे तो हो हमेशा रहे हैं कोशिश की है कि हम किसी तरीके से इनको फिर वापस टेबल हमने पे पहले लाएं। धरने के टाइम पे भी हमने टीमें भेजी, ठीक। डेलीगेशन भेजे। हमने इस जब टीओआर की बात हुई उस वक्त भी सर, पास जाकर वो कहते हैं नहीं, आप कहते हैं हाँ। अच्छा, आप कहते हैं नहीं, वो कहते हैं हाँ। दोनों तरफ जो है ना वो नहीं, आप बराबर देखिए की ना, जिद है। रिजिडनेस किधर है। हमने कहा, हमने फिर उसको जो 56 का एक्ट है ठीक। उसको इंक्वायरी है, अच्छा। तो उसको भी हमने इंप्रूव करके वहां अब ले सर आए। कल सुप्रीम कोर्ट में मामला आना है, मैं तो फिर डॉक्टर उसमें साहब- छोड़ दें। मैं डॉक्टर देखिए ना, साहब, धरने हाँ। मुझे बताएं, ये फिर मुझे धरने का- बताएं। अच्छा, मैं ब्रेक ले लूं, नहीं, अच्छा। मुझे बताएं कि अगर हाँ। 20 तारीख कल हाँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अपेक्स कोर्ट पाकिस्तान की किसी मुल्क की टेकअप कर रही है, तो उसके बाद क्या धरने का या किसी ये किस्म का इम्पोर्टेंट जवाब रह सवाल जाता है। ये मैं डॉक्टर मुझे ये साहब फिर तो ब्रेक के आप बाद- नो कॉन्फिडेंस कर रहे हैं ना अपने इदारों पे। बिल्कुल सर, आप लेकिन किधर लेके जा रहे हैं चीजें? उनका डॉक्टर साहब का भी मौकफ इसके ऊपर बहुत वाजे है। कल जो कुछ होगा वो तो कल के ऊपर है कि कितना प्रोसीडिंग्स कैसे आगे चलती हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और फिर अगर ये बाहर होंगे और सुप्रीम कोर्ट अंदर ये मुकदमा चला रही होगी तो प्रेशराइज तो नहीं किया जा रहा होगा। ये सवाल भी डॉक्टर साहब से ब्रेक के बाद। डॉक्टर साहब, बहुत सारे सवालात आपके लिए हैं और अभी आप राणा साहब की बात सुन रहे थे। आप क्या कहेंगे इस जवाब में कि एक ऑब्जेक्टिव जो फाइनल ऑब्जेक्टिव है वो आपके ख्याल में क्या हो सकता है? और साथ ही जो ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट किया आज, मैंने कहा कि शायद मोदी कब्जे काम वाली बात कर कि मोदी के प्रोग्राम की बात नहीं हो रही, कि कब्जे का प्रोग्राम है पीटीआई का इस्लामाबाद के ऊपर मदरसे के स्टूडेंट्स के साथ। जी, मैं पहले अगर आप मुझे मौका दें, क्योंकि मांडवी वाला साहब के भी सवाल हैं, जी आपके हाँ। भी सवाल हैं और जी, जी, राणा जी। साहब के भी हैं, और एक ही आदमी है जो 2 नवंबर के हवाले से आपको जवाब देगा। मैं ये समझता हूँ कि पहले तो राणा साहब ने ये बात कही कि टीओआर के एतबार से और इन्वेस्टिगेशन के एतबार से किसी को क्या एतराज़ है। मैं समझता हूँ कि आपको स्विस नेकलेस केस भी याद है, किसी को भी कोई एतराज़ नहीं है, मगर जितने रास्ते में रुकावटें होती हैं, जो टाइम गुजरता है तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि कुछ करने की नीयत नहीं है। मैं इसमें वजाहत आपकी कर दूं, मैं तो सुप्रीम कोर्ट की मदद करने जा रहा हूं, और कैसे ये भी आपको बता दूं। सुप्रीम कोर्ट कोई तहकीकाती इदारा नहीं है। जो गवर्नमेंट के तहकीकाती इदारे होते हैं, मैंने पब्लिक अकाउंट कमेटी में ये वजाहत की कि इंडिया ने 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपने सारे तहकीकाती इदारों को लाइन पर लगा दिया कि तुम तहकीकात करो। पनामा की, अच्छा, बिल्कुल, अगर हाँ। टीओआर और ये सारी चीजें नहीं हुई, इसका मतलब ये है कि अगर कत्ल हुआ तो पुलिस तहकीकात नहीं करेगी जब तक उसको ऊपर से इशारा नहीं होगा। ये क्या बात हुई भाई? उन इदारों का फर्ज था। लिहाजा मैं आपको कह रहा हूं कि जब नैब का चेयरमैन ये कहता है कि अखबारी इत्तलात पर हम नहीं करेंगे और एग्जैक्ट पर, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट पर वो एक्शन ले लेता है, तो मुझे तो अंदाजा हो गया कि व्हाट इज हैपनिंग। यानी वो अखबारी खबर अमेरिका में छपी, उसके ऊपर तीसरे दिन नैब एक्शन में आ गई, और इस पर वो कहता है कि जी हम अखबारी इत्तलात पर कोई काम नहीं करेंगे। तो मुझे अंदाजा हो गया कि गवर्नमेंट का कोई इदारा इस पर काम करने को तैयार नहीं है। नोटिसेस जो इंडियन गवर्नमेंट में 2 हफ्ते में इशू किए, वो नोटिसेस जब मैंने पब्लिक अकाउंट कमेटी की मीटिंग रिक्वेजिशन की तो पता चला कि अभी 200 नोटिसेस इशू हुए हैं सिर्फ 1 हफ्ता पहले। तो लिहाजा बीबी आप ये बताओ कि अगर फर्ज करो चोरी हुई है, सही, उसकी तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन डॉक्टर साहब इस दफा मौका दे दो। अच्छा, दूसरी बात, कितने लोग एक्सपेक्टेड है सर दूसरी बात, इस्लामाबाद में, मैं क्या कैसे चाहता लॉकडाउन हूं? होगा? जी, क्योंकि वो देखिए, इल्जाम ये आ रहा है कि इस मैं दफा आपसे ये बात मदरसे कह रहा को हूं कि क्योंकि मैं 300 तो- मिलियन दिया है। जी, मैं पूरी बात आपकी समझ नहीं पा रहा। बाहर सूरत मैं अपनी बात मौकूफ सामने रख दूं। मैं तो सुप्रीम कोर्ट की मदद करने जा रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट तहकीकाती इदारा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी गवर्नमेंट्स के प्रेशर में कोर्ट्स आए हैं। कराची की मिसाल देख लीजिए। कराची में 12 मई को जो वाकया हुआ, उसकी सिंध हाई कोर्ट ने तहकीकात नहीं की, मगर कल की खबर है कि सिंध हाई कोर्ट ने कहा है कि दोबारा के जी 12 मई की तहकीकात कर ली जाए। मैं उस सुप्रीम कोर्ट की मदद करने जा रहा हूं जिसमें मेरे भाई राना तनवीर की पार्टी ने हमला किया था। मैंने तो कभी हमला नहीं किया सुप्रीम कोर्ट पर। अच्छा, मैं तो लेकिन समझता डॉक्टर हूं साहब कि देखिए सुप्रीम टाइम कोर्ट को थोड़ा सा मदद कम मिलनी हो गया। चाहिए। आपने जवाब दे दिया, लेकिन सवाल वही का वही है कि क्या आप मदरसा हक्कानिया के स्टूडेंट्स के साथ मिलकर कब्जा करेंगे इस्लामाबाद पे? क्या ये मदरसे हक्कानिया के लोग रायविंड आए थे?
ये शुक्र कीजिए ख्वाजा आसिफ साहब ने लॉ का इल्जाम नहीं लगाया। हाँ सही सही इनकी सही। समझ में तो कुछ आ ही नहीं रहा, सवाए इल्जाम तराशी के लॉ का इल्जाम लगा देते। तो इसका मतलब है कि नहीं आएंगे ना मदरसे के लोग। यार मदरसे खानिया के स्टूडेंट्स का इसका मतलब ये कि पंजाब गवर्नमेंट जितने भी प्रोटेस्ट करेगी अपने सारे एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर आएगी। ये क्या बात हुई? अच्छा, यानी इसका मतलब ये कि पंजाब गवर्नमेंट पर अगर ये एतराज लग रहा है कि जनाब दहशतगर्दों की साउथ पंजाब के अंदर इन्होंने परवरिश की है, तो क्या उसकी मदद से ये गुल्लू बट वाला काम? लेकिन डॉक्टर साहब मैंने तो कभी 300 इल्जाम नहीं मिलियन लगाया। डॉलर 300 मिलियन रुपए की इमदाद रखी जब गई थी, जब से लोग ये बात कर रहे थे कि उनको इस्तेमाल किया जाएगा। अब ताहिरुल कादरी साहब तो नहीं है, तो जब वो आएंगे तो उसका मतलब क्या है सर? लिहाजा आप प्रिजम्पशन करती रहिए कि उनको इस्तेमाल किया जाएगा। क्यों नहीं, इस्तेमाल मैं करेंगे? क्या मैं लोग सवाल में कर रही प्राइवेट हूँ। में लोग आपको कम नजर आए? सर, मैं यार, सवाल कर रही हूँ। पाकिस्तान की तारीख के अंदर आप बात सुनिए, पाकिस्तान की तारीख के अंदर तहकीकात नहीं हुई। आप सही। कहती हैं कि आप क्या हासिल करेंगे? मैं कहूंगा वो जुस्तजू जो जुल्फिकार अली भुट्टो ने शुरू की थी, जो कायदे आजम ने अपनी 11 अगस्त की तकरीर में कहा कि पाकिस्तान जो बनने वाला है उसका सबसे Fair बड़ा enough, इशू sir. करप्शन Fair होगा। enough, fair And enough, I sir. expect these assemblies. सर बिल्कुल ठीक And I बात है। expect these assemblies to हम तो solve कह रहे this हैं कि ये issue. आपका हक है No issue has मानवाल been साहब, solved. ये तो उनका हक है ना। अगर वो किसी को भी उठा के लेके आए, कोई भी पार्टी उनके साथ खड़ी हो जाए मदरसे की, तो उनका हक है कि वो नहीं, मैं तो हक की बात ही नहीं कर रहा। मैं तो नहीं नहीं कह नहीं, रहा। मैं तो कह भी नहीं रहा हूँ कि मदरसे के स्टूडेंट्स का हाँ रोल नहीं, है। आप नहीं कह रहे, मैं तो कह वो रहा हूँ कि ये ट्वीट को बिला रेफर वजह के किया है इल्जाम सर। है। And डॉक्टर आसमा साहब साहिबा जी, आसमा साहिबा कॉन्क्रीट चीजों पर गुफ्तगू करने के बजाय दिस इज अ डिस्ट्रैक्शन के मदरसे के स्टूडेंट्स पर बात कर ली जाए। सर ये मैंने Concrete बात सवाल करें यहाँ उठाया पर डॉक्टर कि साहब, तहकीकात नहीं हो रही। डॉक्टर साहब ये सवाल उठाया है जो ट्वीट किया है ख्वाजा आसिफ साहब ने, ये उससे मुतालिक मैंने सवाल उठाया है। ये कोई इजम्पशन नहीं है, ये तो उन्होंने कहा है। ये इररेलेवेंट है, बिल्कुल It's irrelevant not an है। issue. बिल्कुल इशू irrelevant ये है। है कि जी। यार पनामा की तहकीकात हो, यानी अगर हम इस्लामाबाद बंद कर रहे हैं हाँ। तो इस्लामाबाद के दफातर में करप्शन के अलावा हो क्या रहा तो है? ये इस मसले का तो हल क्या corruption ही होगा को सर? बंद अगर करेंगे वो बैठ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट अपनी कार्रवाई करती है, जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात की इसको प्रोसीड करेगी, क्या उसके ऊपर प्रेशर नहीं होगा? और क्या गवर्नमेंट को स्टेप नहीं लेना चाहिए कि इस अनार्की की सूरत-ए-हाल से बचा देखिए, जाए? मैं तो अगर गवर्नमेंट हूँ तो मैं तो जाके कोशिश ये करूँगा कि पीटीआई ये ना धरना करे, ना ये लॉकडाउन करे, और किसी किस्म का एक पॉलिटिकल पार्टी है, हमारे कोलीग्स हैं, हमारे साथ बैठते हैं, तो देयर इज़ नो रीज़न। इन्होंने असेंबलीज़ का भी बाइकआउट किया। आई फेल्ट वेरी बैड इन द जॉइंट सेशन कि भाई एक पार्टी है वो असेंबली का बाइकआउट कर रही है और नहीं आ रही। तो मैं फील करता हूँ कि दी गवर्नमेंट शुड निगोशिएशंस की तरफ जाना चाहिए। गवर्नमेंट शुड टॉक। देखें, जो भी गवर्नमेंट इन पावर होती है, मुझे याद है हमारे वक्त कादरी साहब आए, यहाँ बैठे एक हफ्ता, कोई ऐसा घंटा नहीं था कि हमने उनके साथ नेगोशिएशन बातचीत नहीं की। बिल्कुल नवाज शरीफ साहब आए, उन्होंने भी धरना किया, लॉन्ग मार्च किया, सारा कुछ किया। कोई ऐसा मौका नहीं था कि पीपल्स पार्टी ने किसी पार्टी से बात करने से मना किया। तो राणा साहब फिर तो आप मैं ये चाहूंगा, राणा साहब भी इधर ही हैं, मैं ये चाहूंगा कि कोई ऐसी कोई चीज नहीं है पॉलिटिक्स में कि, और ऐसा कोई मौका नहीं है जिस पे डायलॉग नहीं हो सकता। राणा साहब ये अब फाइनली आपको करना चाहिए, उनका तो पूरा हक है सर, वो तहकीकात नहीं होंगी तो